हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाला हूं। एक ऐसा विषय जिस पर आमतौर पर लोग सोचते नहीं हैं, और सोचते हैं तो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं, और पहुंच पाते हैं तो बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। कौन बोलने की हिम्मत जुटाएगा? विश्व के सबसे बड़े संगठन से लड़ने का और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से, और वो अभी तब जबकि ये दोनों सत्ता में बैठे हों, इनकी कमियां गिनाने का साहस कौन करेगा? लेकिन दोस्तों, मैं पंकज कुमार त्रिपाठी यह साहस करने के लिए बाध्य हो गया हूं। क्यों? क्योंकि आरएसएस के द्वारा पालित पोषित विचारधारा से पनपी और सवर्ण समाज के संपूर्ण समर्थन से अन्य सभी समाज के सहयोग को प्राप्त करने वाली भाजपा जिस समय सत्तारूढ़ है, उस समय सवर्ण समाज असुरक्षित महसूस कर रहा है। उसे विदेशी कहकर भगाने का, उसके नरसंहार करने का सरेआम नारा लगाया जा रहा है, और यह सरकार किन कर्तव्य विमूढ़ दिखाई दे रही है। मोहन भागवत जी के मुंह से एक वचन नहीं फूट रहा है, तो सारे प्रदेशों में भाजपा की सत्ता पर जो बैठे लोग हैं मुख्यमंत्री पदों पर, वे भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। हमें यह सोचना होगा कि वे क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, न कि यह सोचना होगा कि वे कब बोलेंगे। तो क्या हम उनके बोलने का इंतजार करें? क्या हम यह सोचें कि अब वो बोल देंगे? वे नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि सवर्ण समाज, अनारक्षित वर्ग का जो हित इस समय टकराया है अन्य वर्गों से, वह उनके योजना में है ही नहीं। दोस्तों, यदि हमको यह समझना है कि आरएसएस और भाजपा जिस समय प्रचंड शक्ति से पूरे भारत में छाई हुई है, उस समय सवर्ण सबसे ज्यादा असुरक्षित क्यों हो गए, तो इसके लिए आपको कुछ तथ्यों पर ध्यान देना होगा। एक बात आपको बता दूं दोस्तों कि मेरा कोई भी उद्देश्य या मकसद बीजेपी या आरएसएस को कमजोर करने का नहीं है। मेरा कोई उद्देश्य या मकसद कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, शरद पवार की पार्टी या किसी अन्य पार्टी को मजबूत बनाना या उसको कोई समर्थन दिलाना नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य है कि अनारक्षित वर्ग, और उसमें भी खास करके हिंदुओं में आने वाला जो सवर्ण समाज है, वह इस समय जिस तरह से असुरक्षित हो गया है, जो आजादी के बाद से ही प्रतिबंधित हो गया है, और जो ये राजनीतिक कारणों से लांछित हो गया है, उस समाज को कैसे न्याय दिलाया जाए, कैसे उसको सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर दिलाया जाए, कैसे उसको सुरक्षा प्रदान की जाए, कैसे उसे उसके संवैधानिक हक दिलाए जाए। यह मेरा मकसद है। यह संयोग है कि क्योंकि ये दोनों लोग सत्ता में हैं और क्योंकि सवर्ण समाज इन्हीं का समर्थन करता है, इसलिए इनकी आलोचनात्मक समीक्षा परीक्षा की जाए। आइए देखते हैं दोस्तों, आपको क्या यह याद है कि वर्ष 1990 में कश्मीर में नरसंहार हुआ था? आप गूगल कर लीजिएगा। कश्मीर में नरसंहार के लिए आरएसएस और भाजपा ने हिंदू समाज में, सवर्ण समाज में यह फैला दिया कि यह कांग्रेस का कुकृत्य है। कांग्रेस के बहुत सारे कुकृत्य हैं सवर्णों को बर्बाद करने की, वह अलग है, उसका अलग एक बक्सा बना है। लेकिन हमने क्या किया कि भाजपा के जो कुकृत्य हैं उसको भी कांग्रेस के खाते में डाल दिया, जिससे हम अंधे हो गए, और भाजपा के होने से हमें क्या नुकसान है हम देख नहीं पाए। तो दोस्तों, आज आपको बता दें कि दिसंबर 1989 से केंद्र में बीपी सिंह सरकार बन चुकी थी, और बीपी सिंह सरकार किस पार्टी की थी? जनता दल की थी। जनता दल को सपोर्ट किसका था? भाजपा का सपोर्ट था। 1989 के दिसंबर से नवंबर 1990 तक की सरकार चली है। 11 महीनों की सरकार रही है। अत्यंत विवादित कालखंड हुआ। इस सरकार के दौरान 3 बड़ी घटनाएं घटी। कश्मीरी पंडितों का अपने ही गांव में, अपने ही इलाके में, अपने ही देश में नरसंहार, और उनका अपने ही देश में एक इलाके से दूसरे इलाके तक पलायन। दूसरा, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने से ओबीसी समाज का एक गठन। और तीसरा, राम रथ यात्रा निकाल करके कमंडल की राजनीति का आरंभ, यानी कि धर्म की राजनीति का आरंभ। तो दोस्तों, इस कालखंड में सरकार किसकी थी? बीपी सिंह की, आपने देख लिया। और सहयोगी कौन था? भाजपा। और भाजपा कोई मामूली सहयोगी नहीं थी। 88 सीटें थी लोकसभा में, इसकी 88 सीटें थी। बिना इनके समर्थन के किसी की सरकार नहीं बन सकती थी। उस समय ऐसी स्थिति थी, किंग मेकर की भूमिका में थी। और जिस समय हिंदूवादी पार्टी बीजेपी के सहयोग से केंद्र में सरकार थी, उसी समय उस कश्मीर में पंडितों का कत्लेआम, नरसंहार हुआ,
जिस कश्मीर की राजनीति हमेशा भाजपा करती रही है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है का नारा 1990 में नहीं लगा था, उससे करीब 3 दशक पहले 4 दशक पहले से लग रहा था। लेकिन जब वहीं उसी जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर में मुखर्जी जी बलिदान हुए उसको हमारा कहने वाले लोग, वहीं जब हजारों कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, बर्बर बलात्कार हुआ, शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंके गए, तब यह सरकार में होते हुए भी यहां सेना क्यों नहीं भेजे? बीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस लेने की बात क्यों नहीं किए? बीपी सिंह सरकार पर दबाव क्यों नहीं डाले? क्या हमने यह सोचा कभी? नहीं सोचा। बल्कि इसकी बजाय कहां चले गए? रथ यात्रा निकालने चले गए। तो आपको यह सोचना चाहिए कि आखिर ये सवर्णों के हितों की हानि होने पर आवाज क्यों नहीं उठाते? यह आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं सोचते हैं और आप इस घटना को कांग्रेस के कार्यकाल की घटना मानकर कांग्रेस को, नेहरू को, इंदिरा को गाली देते रहते हैं, तो एक तरह से आप ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां शेर खाने आ रहा है आपको, लेकिन पीछे के मगरमच्छ को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये दोनों ही हमारे लिए विनाशक साबित हुए हैं। आजादी के बाद सवर्ण समाज या तो कांग्रेस में रहा या भाजपा में, लेकिन दोनों के ही कार्यकाल में सवर्णों की दुर्गति होती चली जा रही है। तो हमें निष्पक्ष, निरपेक्ष, तथ्यात्मक और तर्क से मूल्यांकन करना होगा। तो जब हम ये मूल्यांकन करते हैं तो सबसे पहली घटना आती है कश्मीरी पंडितों का नरसंहार और उस पर भाजपा और आरएसएस की चुप्पी। मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे झूठा साबित कर दीजिए। उस समय का कोई भी अखबार निकालिए, आर्काइव में पड़े होंगे। आप में से तमाम पत्रकार लोग भी मेरी बात सुन रहे होंगे। आप किसी भी अखबार में अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी की कोई चिंता, कोई पुकार, कोई चेतावनी, कोई चित्कार कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम के खिलाफ लिखा हुआ, बोला हुआ, भाषण में दिया हुआ दिखा दीजिए। नहीं मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उस समय भारत में मुसलमान और ब्राह्मण एक साथ थे। तो अगर इनका कत्लेआम होगा तो उससे मुसलमान ब्राह्मण दूर होंगे, कांग्रेस कमजोर होगी, भाजपा मजबूत होगी। और वही हुआ। यानी हमारी लाशों पर राजनीति। मैं बहुत खतरनाक बात बोल रहा हूं और इसका कोई तथ्य नहीं मिलेगा, यह तर्क से सोचने पर दिखाई देगा। तो एक ने जहां हमको संविधान के नाम पर हमारी रियासतें छीन ली, हमारी पहचान छीन ली, हमें कलंकित कर दिया, वहीं दूसरी पार्टी हम सवर्णों को, हम ब्राह्मणों को चारा बना करके हिंदू एकता का एक मशीन बनाना शुरू किया, एक उपकरण बनाया हमको। यह ध्यान देना होगा। या तो आप मान लीजिए कि आप इसी के लायक हैं, तब जो कुछ मैं कह रहा हूं उसको खारिज कर दीजिए, मुझे कोई जरूरत नहीं सब कहने की। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि आपका अस्तित्व भी उतना ही मूल्यवान है जितना भारत के किसी अन्य समाज का, तो फिर आपको इन तथ्यों की ओर गौर करना होगा। जैसे ही कश्मीरी पंडितों का मुद्दा चल रहा था, वहां सेना नहीं भेजी गई है। केंद्र में सरकार किसकी है? भाजपा की, जनता दल की। उधर बीपी सिंह सवर्ण समाज से आने वाले प्रधानमंत्री और इधर अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण समाज से आने वाले अध्यक्ष के नेतृत्व में वह पार्टी है। सेना क्यों नहीं गई थी कश्मीर में? यह सोचने का विषय है। आपने कभी सोचा? नहीं सोचा। तो सोचिए, जो कोई समाज स्वयं पर आने वाली मुसीबतों तक को नहीं सोचता, वह समाज एक समय पर ऐसी मुसीबत में जाता है कि फिर उससे निकल पाना, निबट पाना, उबर पाना और सामान्य जीवन की ओर लौट पाना संभव नहीं रह जाता। कहीं इतनी देरी मत कर दीजिए आप। तो एक घटना यह घटी जिसमें कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ और यह पार्टी और यह संगठन दोनों कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका। यह कर नहीं सका या करना नहीं चाह रहा था, यह आपके ऊपर मैं सोचने के लिए छोड़ता हूं। हां, सातिरता से या चालाकी से या धूर्तता से या मक्कारी से या सवर्णों से अपना मुंह छुपाने के भाव से कालांतर में सोशल मीडिया के जरिए दुष्प्रचारित कर दिया कि कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ और हम सभी सवर्ण लोग कांग्रेस को और ज्यादा गाली देकर के इनके चद्दर में आने लगे, इनके छतरी के नीचे छुपने लगे, बचने लगे और अपने को गौरवान्वित महसूस करने लगे। लेकिन इनकी और घटनाएं देखिए। वर्ष 1990 के 27 अगस्त को मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो गई। 27 अगस्त 1990 को सवर्ण समाज उद्वेलित हो गया। निजी तौर पर मैं तब भी यह मानता था, कक्षा 9 में था, 10 में था, हाई स्कूल में था मैं,
मैं तब भी यह मानता था कि सवर्ण समाज ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ जो बगावत की थी, मुहिम छेड़ी थी, वह तकनीकी और तार्किक आधार पर भूल थी, गलती थी, और इसी नाते आप वहां पराजित हुए। क्योंकि आपने जो विरोध किया वह विरोध किसका आप कर रहे थे? सड़कों पर उतर करके आपने ओबीसी समाज का विरोध किया, जबकि उस निर्णय को लागू करवाने में आपके नेता शामिल थे। विरोध तो आपको अगर करना था तो उन नेताओं का करना था। आपने बीपी सिंह का विरोध किया, लेकिन उसी सरकार को समर्थन देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी को समर्थन दे दिया आपने, और तब से भाजपा आगे बढ़ गई। आप अगर उसी समय चेत जाते कि क्या कारण था कि हम कांग्रेस छोड़कर बीपी सिंह के साथ आए थे और बीपी सिंह ने दगा दिया तो हम अटल बिहारी वाजपेयी के पास जा रहे हैं, क्या हमको इन तीनों में से कोई हमारे अपने दिख रहे हैं, तो उसी समय सवर्ण समाज को दिख गया होता कि सवर्ण जात से आने वाले नेता सवर्ण समाज के हितों की राजनीति नहीं कर रहे हैं। न कांग्रेस की, न जनता दल की, और न तो भाजपा कर रही थी, बल्कि ये तीनों ही हमको अपने अपने हिसाब से प्रयोग में ला रहे हैं। तो दोस्तों, वो जो गलती हुई थी उस समय पर, आज 35 वर्षों बाद, 36 वर्षों बाद हमको मूल्यांकन करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। इसीलिए मैं मूल्यांकन करके आप सबके बीच में इन तथ्यों को तर्कों के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। तो जब 27 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, सवर्ण समाज का वह गलत फैसला था, चाहे सही था, वह अलग बात है, आंदोलित हो गया, सड़कों पर आ गया। कांग्रेस चुप, क्योंकि आप तो कांग्रेस को छोड़ चुके थे, और भाजपा राम रथ यात्रा निकाल दी। कहां से? गुजरात से अयोध्या तक के लिए, सोमनाथ से श्री राम मंदिर अयोध्या तक। अब अगर आप गुजरात से अयोध्या चलेंगे तो बिहार कहीं रास्ते में पड़ता है क्या? लेकिन नहीं, वो जानबूझकर बिहार में गए। क्यों बिहार में गए? क्योंकि बीपी सिंह जो सरकार केंद्र में बैठी थी, उन्हीं की पार्टी की दो सरकारें और थी। एक उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव भी जनता दल पार्टी से मुख्यमंत्री थे, और बिहार में लालू प्रसाद यादव भी जनता दल से मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश में उस समय की मुलायम सिंह सरकार को भाजपा का समर्थन था, बिहार में लालू प्रसाद यादव को भी समर्थन था, लेकिन बिहार की लालू प्रसाद यादव सरकार के पास अपनी पार्टी का इतना बहुमत था कि भाजपा हट जाती तब भी वो सत्ता में बने रहते। इसलिए वो रथ यात्रा बिहार ले जाई गई होगी, जिससे कि जब वहां लालू प्रसाद यादव से संघर्ष होगा तो वो बेमुरौवत एक्शन लेंगे, और एक्शन लेंगे तो मुद्दा बनेगा, और मुद्दा क्या बना? राम मंदिर। कश्मीरी पंडित दफन, सवर्ण समाज के बच्चों का आंदोलन दफन। मुद्दा क्या बना? राम मंदिर। और तब से आपको राम मंदिर के नाम पर अपने साथ लिया गया। सवर्ण समाज भूल गया कि उसकी नौकरियां चली गई हैं, क्योंकि मैं यह मान रहा हूं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध करना गलत फैसला था। लेकिन जो लोग उस फैसले को सही मानते हैं वे बता दें कि फिर वे अपने उस मुद्दे को छोड़ करके मंदिर के मुद्दे में कैसे चले गए। इसलिए चले गए क्योंकि भाजपा को यह पता है कि मंदिर एक ऐसी चीज है जिससे हिंदुओं की आस्था जुड़ेगी, और हिंदुओं में भी ऊपर से नीचे तक का क्रम है। ब्राह्मण वर्ग की आस्था सबसे ज्यादा रहेगी, फिर इसके बाद उनके नीचे वालों की आस्था रहेगी, ऐसे करके आस्था का एक क्रम है। तो ब्राह्मणों का ध्यान उनके अपने हितों से हटाने के लिए, कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम से हटाने के लिए उनके आस्था के मुद्दे पर ले जाया गया। कहां? राम मंदिर के मुद्दे पर, धर्म के मुद्दे पर। हम सब बड़े खुश हुए। मैं खुद सड़कों पर नारा लगाता था, जय श्री राम, जय श्री राम। बात 1996-98 की कर रहा हूं। और हमने तब किसको दुश्मन बनाया? मुसलमान समाज को। जिस समय हम सवर्ण समाज के लोग हिंदू समाज का हिस्सा बन करके होने के नाते राम मंदिर आंदोलन के लिए नारे लगा रहे थे, उसी समय जिस ओबीसी समाज का आपने 1990 में विरोध किया था, उस समाज के नेता आप जिनके खिलाफ नारे लगा रहे थे, यानी मुसलमान समाज के, उनके साथ मिलकर के एक राजनीतिक शक्ति तैयार कर रहे थे। और वह शक्ति हिंदुओं के खिलाफ नहीं तैयार हो रही थी, वह शक्ति सवर्णों के खिलाफ तैयार हो रही थी। ध्यान देना दोस्तों, वह शक्ति सवर्णों के खिलाफ तैयार हो रही थी। यानी जहां यहां पर सवर्ण भाजपा के साथ मिलकर के बीजेपी और आरएसएस के कहने पर यह हिंदू बन रहा था, और हिंदू बन करके निशाना किस पर ले रहा था? मुस्लिम पर। वही जो इनका विरोधी खेमा था इधर का, वो क्या कर रहा था? वो ओबीसी नेताओं के नेतृत्व में मुसलमानों के साथ ही गठबंधन करके ये निशाने पर किसको ले रहा था? सवर्णों को निशाने पर ले रहा था, और यहां सवर्ण निशाने पर आ रहे थे। यानी जहां हिंदू के नाते भाजपा और आरएसएस के चलते
कौन निशाने पर आ रहा था? मुसलमान निशाने पर आ रहे थे। वहीं जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को देखते हुए एक राजनीतिक ऊर्जा संकेंद्रित हुई थी और जो तमाम ओबीसी समाज की पार्टियां बनी थी, उससे पहले जो बीएसपी नाम की पार्टी 1984 में बन गई थी ताकि दलित समाज को एक अलग रंग दिया जा सके, ये सब लोग इसी मुस्लिम समाज के साथ जुड़ करके सवर्ण समाज का विरोध करने लगे। यानी जब हम बीजेपी और आरएसएस के साथ मिलकर के सवर्ण समाज अपने आप को सवर्ण से हटाकर हिंदू के घेरे में ला रहा था, हिंदू बना रहा था अपने आप को और मुसलमानों को निशाने पर रख रहा था, उसी समय ओबीसी समाज की पार्टियां मुसलमानों को अपने साथ लेकर के सवर्णों को निशाने पर ले रही थी। यानी आप यहां से अपने मुद्दे छोड़ दिए, मंडल कमीशन का विरोध जिस कारण से आपने किया वो मुद्दा खत्म, आरक्षण और ज्यादा बढ़ाया गया वो मुद्दा आपने छोड़ा, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ वो मुद्दा आपने छोड़ा, आपने अपनी पहचान तक को खत्म करना शुरू किया क्योंकि आपको हिंदू बनना था सबके साथ, और आपने एक ऐसे समाज को अपना शत्रु बनाया जिसको आपने हिंदू होकर शत्रु भले बना लिया, और यहां हिंदू के नाते एससी एसटी ओबीसी और जनरल सभी समाज के लोगों ने इनको शत्रु बनाया। लेकिन इधर क्योंकि आपकी कोई पार्टी नहीं है इसलिए मुसलमान समाज के लोग इनके साथ हो लिए और आप के खिलाफ वो संघर्ष करते रहे। अब आप यहां पर वनरेबल क्लास बन गए, सबसे असुरक्षित वर्ग बन गए। आप एक ऐसे वर्ग बन गए जो मुसलमानों पर, जिनसे उनके हितों का कोई सवर्ण के नाते टकराव नहीं है, बल्कि मुस्लिम समाज में भी सवर्ण बहुत बड़े तादाद में है, लेकिन क्योंकि आप हिंदूवादी राजनीति के एक हिस्से बन गए तो आपने न केवल अपने मुद्दे छोड़ दिए, न केवल आप अपने हितों पर सोचना छोड़ दिए, बल्कि आपने एक ऐसे समाज को अपना दुश्मन बनाया हिंदू के रूप में जो आपके हितों से, जो सवर्ण समाज के नाते आपके हित हैं, उसे कहीं बेमेल हित नहीं रखता है, कहीं उससे टकरा नहीं रहा था। दूसरी तरफ जब आप हिंदू बने तो हिंदू में ओबीसी, एससी और एसटी सबको आपने लिया, और इधर जो पार्टियां बनी थी वो भी ओबीसी एससी एसटी समाज की थी, तो उनके द्वारा जब हमला होता था तो यह बीजेपी और आरएसएस क्या कहते थे, किसी ओबीसी को अपने यहां प्रधानमंत्री बनाओ, किसी एससी को राष्ट्रपति बनाओ, किसी एसटी को राष्ट्रपति बनाओ, किसी ओबीसी को सीएम बनाओ, किसी ओबीसी को जो है बीजेपी का अध्यक्ष बनाओ, प्रदेश अध्यक्ष बनाओ। यानी अब आप अपने को और ज्यादा हिंदू साबित करने के लिए यहां पर जो ये समाज बैठा था ओबीसी एससी एसटी, उसकी जो दबावकारी राजनीति आप पर जा रही थी, इसकी वजह से आप इसी समाज के नेताओं को तरजीह देने के लिए बाध्य हो गए और उसकी परिणति हुई है 31 दिसंबर 2015 को जो एससी एसटी एक्ट और ज्यादा पारित हुआ उस रूप में। एससी एसटी एक्ट 2.5 गुना बढ़ा दिया है नरेंद्र मोदी ने आते ही। 2014 के मई में आते हैं, करप्शन मिटाने के नाम पर आते हैं, लेकिन आते ही सवर्णों को और गैर एससी एसटी सभी को अपराधी ठहराते हैं। आपका ध्यान गया? नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि आप ये मान रहे थे कि ये हिंदुओं के नेता हैं और आप भी हिंदू हैं। आप ये भूल गए कि हिंदुस्तान में जो राजनीति होती है वो हिंदू बनाम मुस्लिम की नहीं होती है, बल्कि हिंदू बनाम हिंदू की होती है। उसमें एक हिंदुओं के एक वर्ग को लक्षित करता है और दूसरा मुसलमानों को लक्षित करता है, और ये हमेशा शक्ति संतुलन ऐसे ऐसे होता रहता है। लेकिन इसमें जो कॉमन बात है वो क्या है कि क्योंकि राजनीति या तो धर्मवादी है या जातिवादी, और क्योंकि धर्मवादी राजनीति में हिंदूवाद जो मुसलमानों का विरोध करता है, और क्योंकि जातिवादी राजनीति में जातिवादी संगठन सवर्णों का विरोध करके पैदा हुए हैं, इसलिए चाहे पलड़ा जिसका भी भारी रहे, सवर्ण समाज और मुस्लिम समाज हमेशा निशाने पर रहने को बाध्य है। हमेशा मुस्लिम समाज तो यह समझता है, इसलिए वो अपने कई विकल्प पार्टियों के तौर पर देख रहा है, मजबूर है। लेकिन सवर्ण समाज तो इतना ज्यादा शुतुरमुर्गी सोच में है कि वह यह मानता ही नहीं कि वह असुरक्षित है, वह यह मानता ही नहीं कि इनको अपने नेता भले बनाया है, लेकिन जब ये शपथ लेते हैं उसके 6 महीने बाद जब खुद कहते हैं कि मैं तो पिछड़ी मां का बेटा हूं, तो आपको समझना चाहिए था कि ये भी उधर वाली राजनीति को ही साध रहे हैं। आपको देखना चाहिए कि बिहार में जिस नीतीश कुमार को 20 वर्षों से भाजपा ढो रही है, उस नीतीश कुमार के लिए लालू प्रसाद यादव के भी दरवाजे खुले हैं, उनकी सीटें डबल हैं, तब भी वो कहते हैं आइए हम आपको मुख्यमंत्री बनाकर बैठाएंगे। जबकि उत्तर प्रदेश में कभी मायावती जी के लिए मुलायम सिंह यादव के दरवाजे नहीं खुले थे। क्यों? क्योंकि एक एससी और एक ओबीसी, यानी राजनीति का संकट जो है वो अलग अलग वर्गों में है।
यानी राजनीति की चुनौतियां जो हैं वो अलग अलग वर्गों के खांचे में फिट हो चुकी हैं। फिर भी सवर्ण समाज ने अपने हितों की बिल्कुल अनदेखी की और स्थिति ऐसी हो गई है कि जिस समय आप देश को सबसे मजबूत हाथों में सबसे सुरक्षित होने का दावा कर रहे थे, सोशल मीडिया पर पेज भर रहे थे, उसी समय एक हल्का सा कानून आ गया यूजीसी और आपको पता चला कि देश तो भले मजबूत है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन आप इस देश में सबसे कमजोर हैं ये आपको पता चल गया। तो हे मेरे सवर्ण भाइयों, हे मेरे अनारक्षित वर्ग के भाइयों, अब आप सोचिए और जागिए कि आप कौन सी गलती कर रहे थे। आप कांग्रेस के साथ रहकर भी धोखा खाए, आप जेपी मूवमेंट में जाकर धोखा खाए, आप राम मनोहर लोहिया के साथ जाकर धोखा खाए, आप बीपी सिंह जी के साथ जाकर धोखा खाए और आप भाजपा के साथ जाकर भी धोखा ही खाए हैं। कारण क्या है कि किसी के भी साथ जाने पर आपने अपने हितों को वरीयता नहीं दी, बल्कि आपने अपने ही हितों को तिलांजलि दे दी, उसको हटा दिया, उसको विलीन कर दिया, जिससे कि जिस पार्टी के साथ आप खड़े हैं वह आसानी से अन्य समाज के लोगों को जोड़कर सत्ता तक पहुंच सके। यहां तक कि आपने इतना भी छोड़ दिया कि अब आप कहीं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद के दावेदार तक नहीं रहे, फिर भी आप एकदम खुश हैं। आपके समाज से 2-2, 4-4 गद्दार, अंधे अलग अलग पार्टियों में जाकर के आप ही की जात के खिलाफ नारे लगा करके अन्य समाज को खुश करते हैं और राज्यसभा की सीटें पाते हैं। आप ही के समाज के गद्दार पत्रकार सोशल मीडिया पर आपके समाज की जड़ें खोदते हैं, जिससे कि एससी, एसटी, ओबीसी को लाम बंद करके अपना दर्शक बना सकें, अपने व्यूअर जुटा सकें, अपनी पॉकेट भर सकें। यानी आपकी अस्मिता, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी इज्जत, आपकी सुरक्षा यह एक बाजार का बिकाऊ माल बन गई है। इस पर जितना पत्थर कोई फेंक लेता है, वह राजनीति में पद पा लेता है, वह व्यावसायिक रूप से लाभान्वित हो जाता है। मेरे पास भी यह विकल्प था, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, इस समय सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कोई समाज है तो एक तो मुस्लिम समाज, लेकिन क्योंकि वह संगठित है और अपनी समस्याओं को समझ रहा है, उसके लिए अन्य कई पार्टियां जो आवाज उठा रही हैं, तब मैंने पाया कि सबसे ज्यादा असुरक्षित समाज अगर कुछ है तो वह हिंदुओं का सवर्ण समाज है, जैन समाज है, पारसी समाज है। और इसके अलावा एक और समाज बहुत असुरक्षित है जो अपने को देख नहीं रहा है, वह ओबीसी तबके में जो क्रीमी लेयर में आ चुका समाज है। उसकी तो कोई बात ही नहीं करता, उसको तो लोग ओबीसी मानकर बात करते हैं, लेकिन कम से कम उनको सामाजिक समस्या नहीं है, क्योंकि उनकी पहचान क्रीमी लेयर होने के बावजूद भी ओबीसी समाज के हिस्से के रूप में है। बल्कि अगर सही मूल्यांकन करें कि ओबीसी में जो नहीं आते हैं उन्हीं के हाथ में ओबीसी समाज का राजनीतिक नेतृत्व इसमें मिला हुआ है, वो खुद क्रीमी लेयर में आते हैं। तो सबसे ज्यादा असुरक्षित कौन है? सबसे ज्यादा असुरक्षित सवर्ण समाज है। कहां कहां से असुरक्षित है, मैं आपको इसका एक दृष्टांत दे देता हूं। जो आरएसएस कहता है कि जात पात हटा दो, 100 वर्षों से यही कह रहा है, और जो आरएसएस कहता है कि मुसलमानों को दुश्मन मानो, कहता है, प्रत्यक्ष कहे, परोक्ष कहे, अभिव्यक्त कहे, स्पष्ट कहे, किंतु परंतु के साथ कहे या बेलाग लपेट कहे, ये वो जाने। लेकिन ये कोई छुपा तथ्य नहीं है कि आरएसएस हिंदूवादी राजनीति करता है, मुसलमानों को निशाने पर लेता है। और क्योंकि हम सवर्ण समाज के लोग इनके साथ होते हैं तो हम लोग भी कहते हैं कि नहीं, मुसलमान हमारा दुश्मन है। तो एक तो मुसलमान से आपको दुश्मनी करने के लिए कहा गया और आपने किया, बिना यह सोचे समझे कि यह तराजू है लोकतंत्र, जिससे आप दुश्मनी करेंगे वो दूसरे पलड़े पे बैठाया जाएगा, लाकर बैठाया जाएगा। और जब वहां बैठेगा तो वहां जो आपके प्रतिद्वंदी बैठे हैं उनके साथ मिलकर आप भार बढ़ा लेगा और आप हवा में उड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी आपने नहीं सोचा, न तो आपने अपने हितों को देखा, तो एक तो यह गलती किया, दूसरे आपने यह नहीं सोचा कि आरएसएस के द्वारा किए जा रहे तमाम सामाजिक सुधार के प्रयासों के बावजूद भी विरोधी धड़ा इसे ब्राह्मणों का संगठन कहता है और स्थापित कर चुका है। यानी जहां ये खुद को हिंदूवादी संगठन के रूप में स्थापित करके एंटी मुस्लिम राजनीति कर रहे हैं, वहीं जो सवर्ण विरोधी राजनीति करने वाले लोग हैं उन्होंने इस पूरे संगठन को केवल ब्राह्मणों का संगठन कह करके स्थापित कर दिया है। उसका ये जवाब नहीं दे पाते, कोई जवाब नहीं है इनके पास। इनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्राह्मणों की, सवर्णों की अलग से कोई पार्टी नहीं है। अगर वह पार्टी होती तो वह भी जब इन पर हमला करती तो जैसे ही इन पर कोई ओबीसी नेता हमला करता तो ये कह लेते कि अरे भाई, अगर हम ब्राह्मणों के संगठन होते तो ये सवर्णों वाली पार्टी हमारे पर हमलावर क्यों हो जाती है।
यानी हमारा पार्टी न बनाना भी इनके पक्ष में नहीं गया, इनके खिलाफ गया, इनके उद्देश्यों के खिलाफ गया। जो हिंदू एकता का इनका उद्देश्य है उसके भी खिलाफ ही गया। तो सवर्ण समाज ने इतनी राजनीतिक भूलें की हैं, इतनी राजनीतिक भूलें की हैं कि उसको बहुत अच्छे से जब तक नहीं सोचा जाएगा, समझा जाएगा, और जब तक अपने हितों को नहीं देखा जाएगा, और जब तक हितों के उपाय नहीं तलाशे जाएंगे, और जब तक अपने हितों को वरीयता देकर के बातें नहीं की जाएंगी, तब तक इस समाज का गड्ढे से निकल पाना संभव नहीं है। इसलिए हे मेरे भाइयों, आप सब जागिए। हमें किसी दूसरे समुदाय से नहीं लड़ना है, हमें अपने हक की बात करनी है। हमें हर उस जात से, समुदाय से अपने संबंध जोड़ने के लिए तैयार रहना है जो हमारे हितों के लिए हमारे साथ जुड़ने को तैयार हो। राजनीति इसी को कहते हैं, लोकतंत्र ऐसे ही चलता है। हम किसी के लिए अनावश्यक दुश्मन नहीं बनेंगे, हम अपने हितों की बात करेंगे। जो हमारे हितों के खिलाफ खड़ा होगा, हम केवल उससे कैसे चलना है, निपटना है, इसका उपाय निकालेंगे। से सभी के लिए, हमारे लिए मित्रता का भाव है, और वही होना भी चाहिए। यही राजनीति कहती है, यही लोकतंत्र कहता है, और यही वह मार्ग है जिससे चल करके हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो यदि आप मेरे इस विचार से सहमत हो तो आपसे मेरा दो निवेदन है। एक तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें। इस वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, और दूसरी बात, हमें आप अपना सहयोग दीजिए, जिस तरह से दे सकते हैं, तन से, मन से और धन से। धन की भी बहुत आवश्यकता होती है। हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम आपस में सहयोग करेंगे, और जो कुछ भी सहयोग आपका मिलेगा उसके जरिए हमारे जो विचार हैं इसको मैं मूर्त रूप देने के लिए आगे कदम बढ़ाने में सक्षम हो पाऊंगा। इसलिए आप सब मन से, तन से और धन से, तीनों तरह से मेरे साथ जुड़िए। मैं आप सबके लिए इस तरह का जोखिम लेने को तैयार हूं, इस मार्ग को बनाने, रेखांकित करने, तैयार करने और चलने को तैयार हूं। मुझे पता है कि हमारा सवर्ण समाज इस समय बिलबिला रहा है, परेशान है, प्रतिबंधित है। देश में किए गए हमारे योगदान को तो भुला ही दिया गया है। वर्तमान में जो हमारे में से कहीं कोई किसी योगदान के पद पर बैठा हुआ है और देश को लीड कर रहा है, योगदान कर रहा है, तो उसके योगदान को धूमिल करने के लिए जात के आधार पर उसके वहां बैठने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह सुनियोजित कलंक जो हमारे समाज के माथे पर मढ़ा जा रहा है, क्या इसका कोई उत्तर नरेंद्र मोदी की सरकार के पास है? क्या इसका उत्तर कोई मोहन भागवत के वैश्विक संगठन आरएसएस के पास है? नहीं है। उनके पास इसका कोई उपाय नहीं मिलेगा। इसलिए हमको उनके भरोसे नहीं बैठना होगा। हम किसी का विरोध करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप भाजपा से बगावत करिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कांग्रेस में जाकर ज्वाइन कर लीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बसपा को मित्र और सपा को दुश्मन मानिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मुसलमानों के घर चले जाइए, दोस्ती कर लीजिए, बल्कि हम तो यह कह रहे हैं कि आप सवर्ण समाज के चुनौतियों को देखिए, मुसीबतों को देखिए, दुश्वारियों को देखिए, प्रतिबंधों को देखिए, परेशानियों को देखिए, पीड़ाओं को देखिए, और उनका निदान जहां कहीं से भी निकलने लायक हो, हर उस तरफ हाथ बढ़ाइए। जो आपके साथ आने को तैयार है, वो कौन था पीछे, भविष्य में क्या होगा, इसकी चर्चा को थोड़ा कम करके उसका साथ लीजिए, उसके साथ होइए, आगे बढ़िए। आपका समाज इस समय अत्यंत संकट की अवस्था से गुजर रहा है। पहले उससे निपटिए, निकलिए, फिर इसके बाद समानता के स्तर पर जब हम आएंगे, समानता के स्तर पर जब हम आएंगे, जब हम प्रतिबंधों से खुद मुक्त हो जाएंगे। लोकतंत्र में हमको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। हमारी जात को कोई गाली दे देगा, हमें बोलने का अधिकार नहीं है। हमारे आराध्यों को कोई उठाकर फेंकेगा, हमें बोलने का अधिकार नहीं है। कोई पार्टी हमारे लिए आवाज नहीं उठा रही है, लेकिन हम खुद की आवाज भी नहीं उठाएंगे, क्या यह अधिकार हमको नहीं है? ऐसे में हम जब हमारे खिलाफ चल रही असमानता को जब हम मिटा करके समानता तक पहुंच जाएंगे, तब हम भी समानता के गीत गाएंगे, तब हम भी कहेंगे कि चलिए सबके सामूहिक लक्ष्य की तरफ चला जाए। अब हमारे भी समानता के दिन आ चुके हैं, अब हम भी सुरक्षित जीवन पा चुके हैं, अब हम भी सम्मानपूर्ण, स्वाभिमानपूर्ण जिंदगी जीने का अवसर हासिल कर चुके हैं। इसलिए सवर्ण भाइयों, इसलिए हमारे अनारक्षित वर्ग के सभी भाइयों, आप किसी को भी न दुश्मन मानिए, न किसी को अनावश्यक दोस्त मानिए। अनावश्यक दोस्त मत मान लीजिए। किसी का जाति, धर्म, भाषण, वेशभूषा देखकर उसको अपना दोस्त भी मत मान लीजिए, बल्कि आप यह देखिए कि आपके समाज के जो हित और लक्ष्य हैं उसके लिए कौन आपका दोस्त है और कौन उसके खिलाफ खड़ा होने वाला है। इसी आधार पर हमारी नीतियां निर्धारित होंगी,
हम किसी के न दुश्मन हैं न दोस्त हैं। जो हमारे हितों के साथ है उसका अभिनंदन वंदन है, उसका स्वागत और उसके सिर पर चंदन है। लेकिन जो हमारे हितों के अनदेखी करेंगे, हम उनके खिलाफ कोई विकल्प बनने की कोशिश जरूर करेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपने विचार जरूर भेजिए, अपना सहयोग दीजिए। दिए गए नंबर पर आप सहयोग कर सकते हैं और लोगों को जोड़िए इस चैनल से। बहुत जरूरी है कि आपकी एक आवाज उठे कहीं ना कहीं से। इस वीडियो को खूब शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिए। जय संविधान।